हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार है और आज का हमारा टॉपिक है कि कोविड हमारी बॉडी में इतनी फास्ट कैसे फैलता है और आजकल इतने सारे लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ रही है। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो मिस कर दिए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक पीएचडी हूं, वायरोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट हूं। ओरिजिनली मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूं और पिछले करीब 10 सालों से मैं यूएसए और कनाडा में वायरोलॉजी की फील्ड में काम कर रहा हूं। अभी मैं क्लिनिकल लेबोरेटरी डायरेक्टर हूं वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में। तो अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू समझाता हूं कि वायरस का इन्फेक्शन कैसे बॉडी में होता है। तो अब हम वायरस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो जो कोरोना वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल एक आरएनए होता है। जैसे कुछ वायरसेस केस में आरएनए या डीएनए दोनों हो सकता है, जो एक कवर्ड होता है न्यूक्लियोकैप्सिड के थ्रू, और इसके बाहर एक एनवेलप प्रोटीन होती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कोरोना वायरस का, जिसकी वजह से इसको कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है, वो है स्पाइक प्रोटीन, जो कि एक क्राउन जैसा दिखता है। तो ये एस प्रोटीन यानी स्पाइक प्रोटीन है, ये एनवेलप प्रोटीन है, ये न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन है ये, और ये वायरस का आरएनए है। अब यहाँ मैं क्विकली बता दूं कि ये सारे जीन्स आपके टेस्ट किए जाते हैं आरटीपीसीआर या पीसीआर रिएक्शन में, और अगर इनमें से एक भी पॉजिटिव आता है तो आपके टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, रिपोर्ट की जाती है। और अगर इनमें से ये जीन्स एस प्रोटीन, एनवेलप, न्यूक्लियोकैप्सिड और आरएनए अगर नहीं मिलते हैं तो इनको नेगेटिव रिपोर्ट दी जाती है। अब वायरस का, जैसे मैंने पहले बताया कि ये वायरस लाइव और डेड के बीच की कनेक्टिव लिंक है। तो ये जब शरीर के बाहर है तो ये डेड है, तो इसको एक होस्ट चाहिए, एक इसको सेल चाहिए हमारी बॉडी से जहां ये ग्रो कर सके। तो हमारी बॉडी में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे ये एक पर्टिकुलर टाइप की सेल्स होती हैं, जो एक रिसेप्टर, जो कि जिसको वायरस आइडेंटिफाई करता है, उससे उसको एक्सप्रेस करती हैं। इस रिसेप्टर्स को बोलते हैं ACE2 रिसेप्टर। और जो सेल्स इसको एक्सप्रेस करती हैं वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, यानी नाक, गले, या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, जो कि लंग्स, या फिर किडनी, या ब्रेन। यहां पे ये सेल्स जो हैं ACE2 एक्सप्रेसिंग सेल्स हैं। तो इसलिए ये जितनी भी हैं, नाक, गला, लंग्स, ब्रेन, किडनी, ये सबसे ज्यादा ससेप्टेबल हैं, प्रोन है वायरस को इन्फेक्शन के लिए। तो अब हम देखते हैं कि वायरस इन्फेक्शन सेटल कैसे करता है। ये वायरस इस सेल्स में, हमारी सेल्स में जो एक्सप्रेस कर रही हैं ACE2 रिसेप्टर्स, इनमें कैसे घुसता है। तो अगर हम इसको एक साइड में एस प्रोटीन को सिर्फ दिखाते हैं तो एस प्रोटीन कुछ ऐसे दिखती है। ये एस प्रोटीन है, जो कि ये है, जो बाहर की साइड में बनी हुई ये एस प्रोटीन है। और इसके बाद मैं दिखाता हूं आपको रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, यानी ये वाला हिस्सा है आरबीडी का, और ये जो है ये आपकी रिसेप्टर्स हैं, ACE2 रिसेप्टर्स। ये जो आपके यहाँ पे मैंने दिखाए हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो बेसिकली ये जो ये है और ये जो आपका ये हिस्सा है, इनको मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये सेल्स है, एस प्रोटीन, और ये ACE2 रिसेप्टर जो कि सेल्स में है। इनका जो इंट्रैक्शन है, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ये सेल्स के अंदर ये वायरस घुस जाएगा, अगर ये सक्सेसफुल हो गया। और अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये वायरस इसके अंदर घुस नहीं सकता। तो वायरस जैसे ही इसके अंदर सक्सेसफुली एंटर कर गया, ये सक्सेसफुली इंट्रैक्शन हो गया तो ये अंदर घुस गया, और नहीं हुआ तो वायरस यहीं का यहीं डेड हो गया। तो अगर ये एंटर कर गया तो ये या अंदर चला जाएगा, और अगर नहीं एंटर कर पाया, इंट्रैक्शन फेल, तो ये वायरस डेड हो जाएगा, अंदर नहीं पहुंच पाएगा और इन्फेक्शन नहीं बना पाएगा। तो इमेजिन करते हैं सिचुएशन जहां ये वायरस अंदर चला गया। एक बार जब ये सेल के अंदर चला गया तो ये बहुत चालाकी से पूरे होस्ट का, जो आपका ये सेल्स है, इसको हाईजैक कर लेता है। इस सिस्टम को हाईजैक करके अपनी मिलियंस ऑफ कॉपी बनाता है। एक वायरस, वन वायरस था यहाँ पे पार्टिकल, और यहाँ पे इसने अपनी
मिलियंस ऑफ कॉपी बना करके इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मिलियंस ऑफ कॉपीज। और जहां इसने मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाई तो उसके बाद ये जो और जो सेल्स आपकी ACE2 एक्सप्रेसिंग सेल्स हैं सेम एरिया में, जैसे लंग्स में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रेन में, बहुत तेजी से ये वायरस इनके अंदर घुसता है और अब इस सेल्स को बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, क्योंकि यहां पे आपके पास वायरस के पास मिलियंस ऑफ कॉपीज हैं, तो बहुत सक्सेसफुल प्रोपेगेशन पॉसिबल है। तो ये बेसिकली यहां पे आपका डे 1 में जो ये इंट्रैक्शन हुआ था, इसके बाद डे 3 टू डे 7, जब आप पहले दिन जब आपको गले में खिचखिच शुरू होती है या फिर आपको खराश होती है, उस दिन ही आपका डे 1 आपको पता लग गया कि आपका वायरस इंफेक्शन फैल रहा है, लग रहा है आपको, और 3 to 7 में बहुत तेजी से प्रोपेगेट करते हुए आगे बढ़ता है। तो आपके पास बेस्ट चांस है वायरस को कंट्रोल करने का डे 1 के आसपास, जब ये बाइंड कर रहा है, यहां पे ये रिसेप्टर वाली बाइंडिंग है, इसको रोक सकते हैं, रोका जा सके, क्योंकि जब एक बार मिलियंस कॉपी बन गई तो इसको रोकना थोड़ा टफ होता है। तो क्या वेज हैं इसको यहाँ पे रोकने के? वन ऑफ द बेटर वे है कि आप इसमें, अगर आपने वैक्सीनेशन कराया हुआ है तो आपकी वैक्सीनेशन के थ्रू जो एंटीबॉडीज बनती हैं, जब आप वैक्सीनेशन कराते हैं तो बॉडी आपकी एंटीबॉडीज बनाती है, तो ये एंटीबॉडीज यहाँ पे आकर के जुड़ जाती हैं। जैसे लेट्स से कि ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे तरह तरह से इस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, ये इसको ब्लॉक कर देता है। तो ये जो यहाँ पे ये जो इंट्रैक्शन है, ये एंटीबॉडी की वजह से ब्लॉक हो गया। तो जब ये इंट्रैक्शन ब्लॉक हो गया तो ये पोर्शन इस पोर्शन के साथ, यानी सेल्स के पोर्शन वायरस पोर्शन के साथ इंट्रैक्शन नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ दिस एंटीबॉडीज। तो ये जो एंटीबॉडीज आपने वैक्सीनेशन लिया हुआ था या आपको अगर नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था, उसकी वजह से ये जो आपकी एंटीबॉडीज थी प्रेजेंट थी, उसने उसको ब्लॉक कर दिया। तो ये डे 1 पे बेस्ट पॉसिबल है। अब एक बार जब मिलियन कॉपीज बन गई तो उसके बाद फिर वायरस को रोक पाना डिफिकल्ट है। एक बात यहां पे मैं और बता दूं कि जब आप PCR टेस्ट कराते हैं तो डे 1 जब मैंने बताया कि कुछ ही पार्टिकल्स है, एक वायरस है यहां पे, तो आपका PCR टेस्ट जो है हो सकता है नेगेटिव आ जाए, तो इसलिए इसको फॉल्स नेगेटिव भी बोलते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपना PCR टेस्ट डे 2 से लेकर डे 7 के बीच में कराएं, ताकि आपको पता चले कि आपका PCR टेस्ट ट्रू पॉजिटिव है या नहीं। क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि डे 3 टू डे 7 में यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ कॉपीज हैं, तो इनको पिक करना बहुत इजीली पॉसिबल है। जबकि डे 1 में ये PCR टेस्ट आपका नेगेटिव आने के चांसेस है, क्योंकि वायरस का जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। तो लेट्स से कि वायरस अब आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो ACE2 एक्सप्रेसिंग सेल्स हैं, इनसे इंट्रैक्शन हो गया। तो अब मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है आपकी बॉडी में। तो लेट्स से ये आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम है, ये आपके एक ड्राइंग है जिसमें दिखा रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपने जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं वो गले और नाक के पास हैं, तो यहां पे आके आपका वायरस सबसे ज्यादा ACE2 के साथ बाइंड करता है अगर आपका डे 1 में, और अगर आपका यही कंट्रोल हो जाए तो बेस्ट है। अगर आपके पास यहाँ एंटीबॉडी है तो ये यहीं इसको ब्लॉक कर देंगी और इसको नीचे नहीं आने देंगी। पर अगर आपका डे 3 टू डे 7 के बीच में अगर आपका ये इन्फेक्शन इन जगहों पे जो कि एल्वोलाई और लंग्स में जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंच जाता है, तो क्या होता है, जो यहां दिखेगा आपको, ये जो स्ट्रक्चर है इसको एल्वोलाई कहते हैं, ये आपकी बेसिकली ऑक्सीजन CO2 एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। अब इमेजिन करिए कि डे 3 टू डे 7 में ये आपका वायरस यहां पहुंच चुका है और इसके साथ साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी ओवर रिएक्टिव है। तो ये जो आपकी इम्यून सेल्स हैं वो भी आपकी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो यहाँ पे ओवर रिएक्टिव है।
इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक तो वायरस का डायरेक्ट डैमेज होना शुरू होता है, जो ये सेल्स हैं आपकी, जो आपकी ब्रीदिंग में हेल्प करती है, सांस लेने में हेल्प करती है एल्वोलाई में, जिनको एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। बेसिकली इनको वायरस खुद तो डैमेज कर ही रहा है, प्लस ये जो कॉम्बिनेशन जो इन्फ्लेमेशन का बनता है, इसकी वजह से भी ये एपिथेलियल सेल्स या एल्वोलाई सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू करती हैं, और इंपॉर्टेंटली ये जो ऑक्सीजन एक्सचेंज और CO2 एक्सचेंज ये अफेक्टेड हो जाता है। और जब ये होता है कि ये सेल्स ऑक्सीजन को ट्रांसफर नहीं कर पा रही हैं टू डिफरेंट ऑर्गन्स, क्योंकि आपका हेल्प कर लंग्स आपका रोल है इसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज में, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं जा रही है, तो उस कंडीशन में आपको ऑक्सीजन डेफिसिट हो जाती है, या इसको हाइपोक्सिया भी कहते हैं। तो ये जो हाइपोक्सिया है, इसकी वजह से आपको एक्सटर्नली ऑक्सीजन सप्लाई लेनी पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने डे 1 to कंट्रोल कर लिया तो ये यहीं पे वायरस आपने कंट्रोल कर लिया, पर अगर डे 3 to डे 7 में वायरस पहुंच गया और आपका किसी वजह से कंट्रोल नहीं हो पाया, तो हो सकता है कि आपको एक्सटर्नली ऑक्सीजन सप्लाई लेनी पड़े, क्योंकि आपकी जो सेल्स हैं वो पॉसिबली हेल्प पूरी तरीके से ऑक्सीजन एक्सचेंज में पार्ट नहीं ले पा रही हैं। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन सप्लाई भी लेनी पड़ सकती है, और इसके अलावा आपको जो मेडिसिन हैं जो हॉस्पिटलाइजेशन वेंटिलेशन में वेंटिलेटर पे दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। तो इसलिए बेस्ट ये है कि आपका सिस्टम जो है इक्विप्ड हो और डे 1 में आप इसको कंट्रोल कर सकें। तो जैसे आपने देखा कि वायरस कितनी जल्दी प्रोपेगेट करता है, विद इन 3 to 5 डेज उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज बना देता है और आपके सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने किसी भी सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, और जितनी जल्दी हो वो एक्शन लें और डॉक्टर से बात करें, और वैक्सीन जब भी अवेलेबल हो आप उसको एज अर्ली एज पॉसिबल वैक्सीन लें। क्योंकि आप ऐसे एक एग्जांपल के थ्रू समझे कि अगर आपका घर है और उसमें आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं रखा है, तो कोई भी जो आपके यहाँ चोर है, जो भी आपके यहाँ घुस रहा है, वो लिटरली घुस करके आपके घर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर अगर आपने प्रोटेक्शन गार्ड लगा रखे हैं गन्स के साथ, तो जैसे ही वो अटैक होता है इधर से फाइट शुरू कर सकते हैं। तो आपकी बॉडी में एक ऑलरेडी इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वैक्सीन भी लगवाएं और साथ के साथ ही अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करते रहें, ताकि आप उस स्टेज पे ना जाएं जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, हाइपोक्सिया के स्टेजेस में ना जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं इस वक्त फैल रहे हैं, वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस ये वेरिएंट्स बच्चों को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, यंगर जनरेशन को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, तो हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हम इनको ये जो टारगेट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और इसके अलावा हम अपने आप को, बच्चों को या अपने यंग एडल्ट्स को कैसे सेव कर सकते हैं। So thank you for watching these videos, and please keep sharing these videos. Thank you.